वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने कल वाली वीडियो को यहाँ पे स्टॉप किया था। ये हमारा पार्ट 3 हो रहा है वीडियो का स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, ये ना कल बहुत जल्दी जल्दी में होता है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता कि आपको क्लियर हो जाए। पेमेंट अंडर हायर परचेज एंड इंस्टॉलेशन। इसमें क्या होता है, जो भी वाउचर्स पेमेंट आते हैं जो हमारे हायर परचेज से रिलेटेड होते हैं, जो भी इंस्टॉलेंट्स में होती है, तो ऑडिटर को एग्जामिन करनी पड़ते हैं इनसे रिलेटेड एग्रीमेंट्स क्या क्या और रिसिप्ट कौन कौन से हमें रिसीव हो गई हैं पेमेंट की। अगर इंस्टॉलेशन में पेड करें तो क्या क्या इंटरेस्ट चार्जेस लग रहा है, तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना चाहिए तो किन बेसिस पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर किस बेसिस पे है। जो पेमेंट होगी वो वाउचर की फॉर्म में होगी, ताकि आपके पास एक हेल्प हो जाए, ताकि पीरियडिकली जब आप रिसीव करो उन हायर परचेज ट्रेडर को या रेलिवेंट वाउचर्स को, तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो रिलेटेड टू देम। पेमेंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। जो हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट के लिए क्या होता है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी सारे इस कैटेगरी के हमारे एक्सपेंसेस हैं उनसे रिलेटेड भी हम वाउचर्स को एग्जामिन करते हैं, क्योंकि जो इनकी रिसिप्ट है वो एक्सपेंसेस के लिए यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं अमाउंट्स की, क्योंकि ये एक ऐसे खर्चे हैं जो कभी भी मिस हैपनिंग होने की वजह से हो सकते हैं या कभी भी हो सकते हैं, इनका कोई फिक्स पीरियड टाइम ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पे अल्ट्रेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, फ्रॉड होने के काफ़ी चांसेस है। तो हमें ऑडिटर को इन सारी चीज़ों को भी, इन सारे एक्सपेंसेस पेमेंट को, इन सारे रिसिप्ट्स को भी अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। उसके बाद है पेमेंट ऑफ पेनल्टी फॉर फेलियर टू परचेज गुड्स। जो भी हमारे सर्टेन केसेस होंगे, गुड्स जो हम परचेज नहीं करते हैं, प्रोमिस पर नहीं करते हैं, या फिर जो भी हम पेनल्टी पे करते हैं, जो भी वाउचर्स हैं उनसे रिलेटेड, उनको भी ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे गुड्स हमें रिक्वायर्ड हैं परचेज के टाइम पे, या फिर हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हमारी पेमेंट्स हो रही हैं ड्यूली ऑथराइज्ड है रिस्पॉन्सिबल पास या नहीं है। जो भी हम पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं वो भी हम पासबुक से टैली करेंगे, ताकि हमारे पास पेमेंट के टाइम पे पूरा रिलेटेड एक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड हो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, और ऑडिटर को इन सारी पेमेंट्स को ज़रूरी है एग्जामिन करना। उसके बाद है वाउचिंग ऑफ पैटी कैश बुक। जो हमारी पैटी कैश बुक है उसकी वाउचिंग से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। जो भी हमारे छोटे सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं, तो पैटी कैश बुक को भी एग्जामिन करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो हमें क्यों करना चाहिए, जो हमारा इंटरनल चेक है वो पैटी कैश ट्रांजेक्शन के बेसिस के ऊपर ही है। कोई भी ऐसा वाउचर नहीं है जो बिना एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो बिना वाउचर के होगा, और कोई भी ऐसी चांसेस ही नहीं है कि जो मिस एप्रोप्रिएशन ना हो। तो ऑडिटर को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है सारी इन ट्रांजेक्शन के लिए, उन्हें एग्जामिन करने के लिए। तो कुछ फॉलोइंग केसेस है, देखिए। जो पैटी कैश बुक है उसको एग्जामिन करना चाहिए, असर्टेन करने कौन से चैनल के बेसिस पे हम अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कौन कौन सी कैश बुक के अंदर हम सारी पेमेंट एंटर कर रहे हैं, कौन कौन सी पेमेंट के, और पैटी कैशियर कौन से एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उसके लिए कौन, उन एक्सपेंसेस को भी चेक करना चाहिए। जो भी अवेलेबल वाउचर्स हैं उनको तो एग्जामिन करो ही करो, और जो नहीं अवेलेबल है उनको इंश्योर करो कि उनकी जो पेमेंट है वो रिकॉर्डेड वाउचर्स की हुई है, वो पैटी कैश बुक में हुई है और ऑथराइज्ड रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास हुई है या नहीं हुई है। और जो वाउचर नहीं है तो उनका वैलिड रीज़न निकालो, उन्हें भी इंश्योर करो। जो भी टोटल और बैलेंसेस है पैटी कैश बुक के वो भी एग्जामिन्ड होने चाहिए। पैटी कैश बुक को पीरियडिकली चेक करना चाहिए, ताकि जो भी एक रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव है, इंश्योर है, बेनिफोल्ड करना ही चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को अलाउड नहीं होगा कोई भी मनी बोरोर करना पैटी कैश बुक में। पैटी कैश बुक से आप कोई भी मनी उधार पे नहीं ले सकते, जो भी लेनी है आप अपने बेसिस पे लेंगे। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है पैटी कैश बुक का, बैलेंस शीट का, वो भी वेरीफाइड होगा, क्योंकि कई बार काउंटेड ऑडिटर क्या होता है वो एबल ही है, वो कई बार अटेंड नहीं कर पाता बैलेंस शीट के टाइम पे, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को ऑथराइज करना है। एग्जाम्पल दिया लंडन ऑयल लिमिटेड कंपनी का वर्सेज, आप इसे रीड कर लेना। जो हमारी पैटी कैश बुक है वो उसको इमिडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए क्लाइंट को, अगर कोई मिस एप्रोप्रिएशन हुई है या नहीं हुई है जिसने हमें हायर करा एज अ ऑडिटर। उसके बाद है वाउचिंग ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक की क्या वाउचिंग होनी चाहिए, देखिए। जो हमारे परचेज बुक में रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी हमारा ऑडिटर को चेक करना चाहिए इंटरनल चेक में, कि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन नहीं, और कितने फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे। जो इंटरनल चेक है वो सिस्टम सेटिस्फाइडरी है या नहीं है, और ऑडिटर को कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए जो वाउचिंग है बुक, परचेज बुक की वाउचिंग की चेकिंग के लिए। देखिए, सबसे पहले है चेकिंग द एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस।
जो भी हम एंट्रीज करते हैं हमारी परचेज बुक में रेलिवेंट इन्वॉइसेस के बेसिस पे वो हमें चेक करने चाहिए। जो भी इन्वॉइसेस डीम होते हैं ओरिजिनल वाउचर होता है उन्हें भी चेक करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वाउचिंग की ऑथेंसिटी और करेक्टर्स को चेक करना, क्योंकि जो इंटरनल चेकिंग है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में होनी चाहिए और कन्वेंटली प्रोसीड होनी चाहिए वाउचिंग ऑफ द बुक परचेज की। सो इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना चाहिए जब हम ऑडिट इन्वॉइस की चेकिंग कर रहे हैं। जो इन्वॉइस है उस पर नाम होना चाहिए बिजनेस का और किसी इंस्टीट्यूशन का। इन्वॉइस तभी बियर अप होगा जब साइन होगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, ये भी चेक करा जाएगा। जो भी नेम ऑफ द सप्लायर है ऑफ द इन्वॉइसेस और उस जो परचेज बुक है उस पर उसका नाम होना चाहिए। इन्वॉइस नंबर, डेट, अमाउंट करेक्टली एंटर्ड होनी चाहिए परचेज बुक में। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से हम डिडक्ट कर रहे हैं इन्वॉइस की अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ नेट अमाउंट होनी चाहिए और नेट अमाउंट होनी चाहिए एंटर करनी चाहिए परचेज बुक में। और जो भी इन्वॉइस से रिलेटेड हमारे बिजनेस क्लाइंट्स होंगे, गुड परचेज के होंगे या फिर यूज़ के या डिफॉल्ट के, वो भी सारे मेंटेन होने चाहिए। अगर इन केस अगर इन्वॉइस करेक्ट है तो स्टैंप उस पर तभी होगी, एग्जामिन करी जाएगी, वरना इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। रिक्विजिशन स्लिप, रिसिप्ट ऑफ गुड्स जो भी है वो सारे एग्जामिन होंगे। और ऑडिटर को ये भी ध्यान रखना है जो कैपिटल परचेज है वो कभी भी रिटर्न एज रिवेन्यू परचेज नहीं लिखी जाएगी फाइनेंशियल बुक में। सेकेंड स्टेप क्या आता है हमारी वाउचिंग ऑफ परचेज बुक में, जो मेंटेन हम करते हैं रिकॉर्ड लॉस वाउचर्स का। कोई भी अगर इन्वॉइस अवेलेबल नहीं होता वाउचिंग के दौरान तो उनकी जो रेलिवेंट एंट्रीज ऑथेंसिटी हैं वो डुप्लीकेशन इन्वॉइसेस के थ्रू होगी जो हम सप्लायर से ले सकते हैं। अगर इन्वॉइस तब भी लॉस्ट है तो कोई भी डुप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है तो उसको ऑडिटर को नोटबुक में लिखना पड़ेगा कि भाई ये हमारे पास ना ही सप्लायर के पास है ना ही सेलर के पास है, तो इस वजह से हम इसकी एंट्री ऐसे कर रहे हैं। यूजिंग द गुड्स इनवर्ड बुक, कई बार क्या होता है जो हमारे इन्वॉइसेस होते हैं वो सेपरेटली इनका इंटेंशन मिस मैनिपुलेशन का ना हो, इस वजह से हम उसको मोर और लेस दिखाते हैं एक्चुअल परचेजेस से कई बार दिखा देते हैं। तो उन गुड्स की भी और इनवर्ड बुक की और गुड रिसीव नोटबुक की भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हो सकता है टू द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और काफ़ी ज़्यादा हायर और लोअर प्रॉफिट्स का रिजल्ट आता है। तो ऑडिटर को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा और उन गुड्स की ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी इन्वॉइसेस की, और साथ ही साथ उनको स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। और उसे ये भी पर्टिकुलरली इंश्योर करना होगा अगर कोई भी इन्वॉइसेस ओमिटेड है तो उसको 2 बार परचेज बुक में एंटर किया जाएगा। चेकिंग टोटल एंड पोस्टिंग, इसमें क्या होता है जो भी हमारे चेकिंग होती है हमारे इन्वॉइसेस की जो हम एंटर करते हैं परचेज बुक में, तो ऑडिटर के पास पूरा टोटल और बैलेंसेस चेक करने चाहिए और पूरा इंश्योर करना चाहिए जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं है, और जो हमारे लेजर में हमने पोस्टिंग करी है अकाउंट्स की वो भी चेक करनी चाहिए वो सही है या गलत है। गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, अगर हमने गुड्स रिसीव करे हैं कंसाइनमेंट के बेसिस पे कोई भी अप्रूवल लिया हमने रिसीव करने के लिए तो हमें उन्हें एग्जामिन करना चाहिए और साथ ही साथ एंटर भी करना चाहिए हमारी बुक्स ऑफ परचेज में। जो हमारा बेसिक प्रोसेस है परचेज बुक में इन सारी चीज़ों को लिखने का, तो यही है कि हम ऑडिटर से सर्टिफाइड होंगे कि जो हमारे गुड्स हैं परचेज हुए हैं वो हमने पेज के फॉर्म में करी हैं और कोई भी हमारी मैनिपुलेशन नहीं है हमारे उसमें। वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, जो हमारे वाउचिंग है परचेज रिटर्न बुक है वो फर्स्ट और ऑडिटर की है, तो उन्हें खुद हिमसेल्फ भी इंटरनल चेक सिस्टम करना चाहिए ताकि उनकी ऑथेंसिटी चेक करें। अगर कोई गुड्स रिटर्न होते हैं तो फर्म और बायर उन्हें डेबिट नोट की जगह डेबिट नोट देता है ताकि वो सेलर के पास हो, और जो ऑडिटर से कंफर्म करना चाहिए कि वो वेदर नोट क्रेडिट नोट हमें रिसीव हुआ है नहीं हुआ है सेलर से, और उसकी अमाउंट को हम 2 बार नोट करेंगे फॉर द सेम। ऑडिटर को ये भी चेक करना चाहिए जो क्रेडिट नोट की एंट्रीज है वो परचेज रिटर्न बुक में एंटर की गई है और करी गई है तो वो सही की है या नहीं करी है। अगर गुड्स रिटर्न हो जाते हैं तो उनकी एंट्री गुड्स आउटपुट बुक में होनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए जो गुड्स रिटर्न हुए हैं वो सही एंटर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, और ऑडिटर को उसकी कोरिस्पोंडेंस भी चेक करनी चाहिए। अगर गुड डिस्पैच नोट पे उनकी एंट्रीज आउटपुट बुक में हुई है तो क्लाइंट को प्रीमिसेस के साथ चेक करना चाहिए और वेरीफाइड करना चाहिए कितनी कितनी परचेज रिटर्न हुई है। कई बार जो हमारे फ्रॉड्स कमिट होते हैं वो गुड्स रिटर्न भी होते हैं क्योंकि बिगिनिंग और क्लोजर ऑफ द एंड, तो पीरियडिकली उन्हें थॉरली एग्जामिन करना चाहिए। आफ्टर एग्जामिनेशन हमें हर एक क्रेडिट नोट को स्टैम्प करना चाहिए, मार्क करना चाहिए, टिक करना चाहिए ताकि कोई भी हमें कांट प्रेजेंटेड अगेन ना हो। वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक में क्या क्या मैनिपुलेशन की चांसेस रहते हैं देखिए। जो वाउचिंग होती है सेल की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। जो हमारी वाउचिंग है वो उनकी हमें इन्वॉइसेस की कॉपीज़ को चेक करना चाहिए कि जो हमारे सेलर होते हैं इन्वॉइस वाले वो गुड सेल भी करते हैं और जो कॉपी होती है उनके पास सेलर के पास होती है, और एज ए एविडेंस हम उन्हें चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्क्लूड करना हो तो वो प्रिपेयर सेलर भी कर सकता है और फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। अगर ऑडिटर उसको ज़रूरत हो एक्स्ट्रा केयरफुल की तो वो
एंट्रीज चेक कर सकता है सेल बुक से रिलेटेड। और ऑडिटर को एज टू इंटरनल चेक उसे क्रेडिट सेल्स को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फॉर इंटरनल चेक सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें प्रोसीड करनी चाहिए, जो ऑर्डर रिसीव्ड हुए हैं रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भी एग्जामिन करने चाहिए। जो हमारे गुड सेल्स बुक के थ्रू हमारे गुड डिस्पैच हुए हैं, नोट हुए, आउटवुड हुए हैं बुक के, वो भी हमें रेलिवेंट इन्वॉइसेस को चेक करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी हमारे डेटर्स अकाउंट है या स्टेटमेंट है टाइम टू टाइम हमें वो भी चेक करनी चाहिए। जो भी सेल्स हमने रिकॉर्ड करी है कुछ घंटों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, फाइनेंशियल के लिए, वो भी सिमिलर पीरियड के लिए वो भी हमें चेक करनी चाहिए, ताकि हमारी न्यू की कोई बिगनिंग हो तो हम उसे चेक कर सकें। और साथ ही साथ जो करंट ईयर में रिकॉर्ड करें उन्हें भी हम चेक करें। जो भी हमारे ट्रेड डिस्काउंट है उन्हें भी ऑल्सो चेक करें, ताकि हम कंफर्म करें हमारे जो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स और एग्रीमेंट हैं वो सही है गए हैं। जो भी हम कंसाइनमेंट्स देते हैं गुड्स की, या फिर कोई गुड्स सेंड करते हैं अप्रूवल, उनके एक्चुअल सेल्स कितनी है, तो ऑडिटर को वो भी इंश्योर करना चाहिए कि वो सारी चीज़ें सेल्स बुक में रिकॉर्डेड हुई हैं या नहीं हुई हैं। ऑडिटर को ये भी चेक करना चाहिए अगर गुड्स हमने VPP के अकॉर्डिंग दिए हैं तो वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए हमारी कैपिटल सेल्स कितनी हुई है, वो किस रिवेन्यू सेल्स के एज ए ट्रीट करी गई है या नहीं करी गई है। जो हमारी पोस्टिंग है सेल बुक की उसको भी एग्जामिन करना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे लेजर्स को भी चेक करना चाहिए। उसके बाद है वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न। इस रिलेटेड क्या है, जो हमारी सेल्स रिटर्न है वो चेक करनी चाहिए कि वो क्रेडिट नोट के बेसिस पे हुई है नहीं हुई है। जो ऑडिटर है उसको भी चेक करना चाहिए जो हमारे क्रेडिट नोट हमें ड्यूली रिसीव्ड हुए हैं नहीं हुए, और कौन से रेसिपेंट के सिग्नेचर्स हो गए हैं। अगर रिटर्न गुड हुए हैं तो उनकी जो एंट्रीज है वो गुड इनवर्ड बुक्स में हुई है गेट पेपर के थ्रू। अगर नहीं हुई है तो उन्हें करो, अगर हो गई तो उन्हें एग्जामिन करो। उसे ये भी देखना चाहिए जो कास्टिंग हुई है सेल रिटर्न बुक की, पोस्टिंग हुई है लेजर में, तो उसको ये चीज़ें भी चेक करनी चाहिए। और उसे रैंडम एंट्रीज भी देखनी मेड करनी चाहिए जो बिगनिंग और एंड में होती हैं, ताकि उनमें कोई मैनिपुलेशन ना हो हमारे अकाउंट्स में। जो भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो कस्टमर को हम टाइम टाइम साइन करते रहते हैं और कॉरेस्पॉन्डली उन्हें एग्जामिन करते रहते हैं हमारे ऑडिटर के थ्रू। वाउचिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल में क्या है, हमारे जो मैच्योर्ड बिल है वो चेक करो उनकी पेमेंट रिसीव्ड हुई है नहीं हुई है। जो हमारे बिल रिसीव्ड हुए हैं ड्यू डेट पर उनकी एंट्रीज कैश बुक में कंपेयर करो। जो हमारे कैश बुक का है, पासबुक है, उनको चेक करो कौन कौन से बिल डिस्काउंटेड हैं। और जो बिल डिसऑर्डर हो गए उनकी रेलिवेंट एंट्रीज हमने फाइनेंशियल बुक में करी है या नहीं करी, अगर करी है तो उनको एग्जामिन करो। जो हमारे बिल इन हैंड मैच्योर हो गए हैं ऑडिटर को वो भी वेरीफाइड करने चाहिए, ताकि जो बिल डिपॉजिट हैं बैंक में और जो ऑडिटर है उसे एग्जामिन करना चाहिए सारे सर्टिफाइड हुए हैं नहीं है। जो हमारी कास्टिंग हो रही है बिल रिसीवेबल्स की, पोस्टिंग लेजर्स की, उसे भी चेक करो ताकि जो लाइबिलिटी ऑनर्ड बिल है वो भी प्रॉपर्ली बैलेंस शीट में शोन है या नहीं है। वाउचिंग ऑफ बिल पेबल्स। जो भी हमारी एंट्रीज होती है बिल पेबल्स की उन्हें भी चेक करो हमारे क्रेडिटर्स के अकाउंट में। जो भी हमारे पास एविडेंस है बिल के पेमेंट के और मेच्योरिटी के उन्हें भी वेरीफाइड करो कैश बुक से और पासबुक के। और जो भी पेमेंट मेड करी गई है कैश में और उनकी रिसिप्ट मिली होगी उन्हें भी एग्जामिन करो। अगर कोई पेबल बिल है हमने पेड किया ड्यू डेट से पहले तो उसे भी चेक करो और उनकी पेमेंट को रीज़न लिखो और एग्रीड करो। जो भी हमारे काउंटरफॉलो कॉपीज़ हैं बिल के वो मैच्योर्ड होंगे उनके डॉक्यूमेंट देखो। और ऑडिटर को ये भी ज़रूरी है बिल्स पेबल चेक करो और रिक्वायर्ड है उन सारी स्टेटमेंट्स का क्रेडिटर लेने के लिए। जो भी हमारी कास्टिंग हुई है बिल पेबल्स की उन पोस्टिंग लेजर्स की उन्हें भी चेक करो। वाउचिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर। हमारा जो वाउचिंग है जर्नल प्रॉपर जिसकी ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज जो बेड डेट्स होते हैं उन्हें भी चेक करो। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री क्या क्या होती है। जो ओपनिंग एंट्री होती है वो हमारे बैलेंस शीट के थ्रू होती है, हमारे रिटर्न्स पेपर के थ्रू होती है। तो जो परचेज वेंडर है ओपनिंग एंट्रीज है वो पास करो और एग्रीमेंट करो हमारे क्लाउंट्स और वेंडर्स के बीच में। साथ ही साथ जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, हमारे डायरेक्टर माइन्यूट्स बुक है, उन्हें भी एग्जामिन करो ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो और कोई मैनिपुलेशन ना हो। जो हमारी क्लोजिंग एंट्रीज है वो पास्ड हो क्लोजिंग के थ्रू और ट्रांसफर हो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के। और जो ऑडिटर है उन्हें चेक करना चाहिए करेक्टली अराइव्ड है या नहीं है, ट्रांसफर होना चाहिए अप्रोप्रिएट अकाउंट के अकॉर्डिंग। जो हमारे बेड डेट्स हैं, जो हमारे प्रोविजन मेड करे गए हैं वो किस बेसिस पे करें और उन्हें भी वेरीफाइड करो कि जो प्रोसीजर है। और ये भी चेक करो जो हमारे प्रॉपर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ है या नहीं है। और साथ ही साथ जो सेटिस्फाइड एंट्रीज करेक्ट है या नहीं है। डेप्रीशिएशन में कहते हैं जो भी प्रोविजन ऑफ डेप्रीशिएशन मेड करे गए हैं उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एसेट या फिर एस्टिमेटेड लाइफ तो उन्हें भी सच प्रेजेंट मेड करो और उन्हें डायरेक्टर मैन्यूट्स में रेफर्ड करो फॉर द अथॉरिटी। एडजस्टिंग एंट्रीज। जो भी हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रीपेड आउटपुट एक्सपेंडिस, एक्यूड या अनएक्यूड इनकम, डेप्रीशिएशन, रिजर्व, एलोकेशन ऑफ बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू, इन सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करो एंट्रीज को और एग्जामिन करो केयरफुली
सारी चेकिंग कैलकुलेशंस को चेकिंग करो। ट्रांसफ़र एंट्रीज जो भी हमारी ट्रांसफ़र रिलेटेड वन अकाउंट टू अनदर हुई है मीडियम जर्नल के थ्रू, उन्हें भी एग्जामिन करो, उनका रीज़न करो, उनके एक्सेप्टेंस भी लिखो। कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन जो भी हमने वाउचिंग गुड्स सेंड करे हैं फिर हुए हैं, परफॉर्मा इन्वॉइसेस कॉरेस्पेंडिंग सेल रिसीव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हुई है, फॉर जो भी हमारी चीज़ें हुई हैं उनको कॉरेस्पेंडिंग चेक करो और जो भी एग्जामिन करो, और जो भी प्राइसेस कोट हुए हायर कोर्स हैं उन्हें भी एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग करो, उनकी सेपरेट स्टॉक ऑफ गुड कंसाइनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बुक बनाओ। वाउचिंग ऑफ क्रेडिटर लेजर, इसमें क्या होता है जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं अकाउंट के उनको चेक करो ताकि वो अच्छे से ऑडिटेड हो सके। हमारी जो स्पोर्टिव बुक है उन्हें भी केयरली एग्जामिन करो, नेम दिए हुए हैं। सारी एंट्रीज को एग्जामिन करो, टिक करो और एंट्रीज को चेक करके जर्नल में नोट करो। सारी एडिशन और कैलकुलेशंस को सारे अकाउंट्स की चेक करो। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिटर्स हैं उनकी जो अमाउंट ड्यू हुई है उनको भी कंफर्म करो। जो भी हमारी अमाउंट ड्यू हुई है क्रेडिटर्स के जो मैच नहीं हो पाई है उन बैलेंसेस को चेक करो, इन्वेस्टिगेट करो, पॉसिबली हो तो उन सारी डिलीटेड ऑर्डर्स को भी हायर प्रॉफिट्स के अंडर लाओ। जो भी हमारे बैलेंसेस मेड हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको जो नॉन पेमेंट है इन्वेस्टिगेट करो, कॉरेस्पॉन्डिंग अंडरटेकन को एग्रीड करो। जो भी हमारे टोटल अकाउंट्स हैं, लेजर्स हैं, बैलेंसेस हैं, उनको भी जर्नल लेजर में करो। हमारे जो वाउचिंग ऑफ सेल्स लेजर है, डेबिट है, जो भी हमारी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के वो टेल्ड क्लोजिंग बैलेंस को वो भी चेक करो। टोटल बैलेंसेस चेक करो हमारे लेजर्स के, सारी लेजर्स की एंट्री, सब्सिडी बुक, हमारी कैश बुक, सारी चीज़ों को एग्जामिन करो। जो भी हमारे बैलेंसेस है जर्नल के वो भी चेक करो। जो भी अमाउंट हमारे लेजर के थ्रू एग्जाम करे गए हैं उन्हें भी मार्क करो एप्रोप्रिएट। कोई भी एंट्री डायरेक्टली सेल्स लेजर में नहीं होगी और सारी एंट्रीज को चेक करा जाएगा जो डायरेक्टली सेल्स लेजर के अंदर की गई है। जो भी हमारे पास डेटर्स की लिस्ट है उसे भी टेल करो और बैलेंस करो और पर्सनली अकाउंट करो। और जो भी हमारे डेटर अकाउंट है, सेल्स लेजर है, उन्हें भी टैली करो और सारे हमारे एडजस्टमेंट एंट्रीज जर्नल लेजर को के ऊपर बनाओ। जो भी हमारे सेल्स लेजर है उन्हें भी एग्जामिन करो और हमारे डेटर को ट्रूथफुली ट्रांजैक्शन की एस्टेब्लिशमेंट करो। जो भी हमारे सर्टिफाइड ऑफिसर है उन्हें भी ऑब्टेन है बेटर प्रोविजन फॉर, उन्हें भी इंश्योर करो बैलेंस शीट में। और जो अगर हमारे प्रोविजन ऑफ बेटर को रिड्यूस करने की कोशिश करो। जो भी हमारे ऑडिटर है उन्हें सारे सस्पिशियस रिलेशन होने चाहिए और अंडरटेक करना चाहिए हमारी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीज़ को और हमारे सर्टिफिकेट्स को। उसके बाद है वाउचिंग ऑफ जर्नल लेजर, जो भी हमारे ईच पोस्टिंग हुई है लेजर में उसको वाउच करो। जो भी हमारे बैलेंसेस हैं अकाउंट्स के जर्नल लेजर उन्हें चेक करो और इंश्योर करो जो भी बैलेंसेस अमाउंट के वो ट्रांसफ़र है या नहीं है ट्रायल बैलेंसेस में। जो भी बैलेंसेस हमारे लेजर की हुई हैं टोटली कनेक्ट होने चाहिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद है टीमिंग एंड लैंडिंग, जो है वो बहुत शॉर्टली मिस अप्रोप्रिएशन हो, इसमें डिले हो जाती है। कई बार क्या होता है जो कैशियर है 1000 रुपये की जगह मतलब वो अदर रिसीव, मतलब क्या मतलब है टीमिंग लैंडिंग मीन्स कंसीलमेंट ऑफ ए शॉर्टेज ऑफ डीलिंग एंड रिकॉर्डेड ऑफ रिसीट, मतलब इसमें कमी हो जाती है पैसों की कि जैसे 2000 की एंट्री थी वो हम कर नहीं पाए, जो 5000 की एंट्री थी हमने वो 3500 में कर दी। तो इस तरीके से हम एंट्रीज को कम कर देना, ये हमारी टीमिंग और लैंडिंग होती है। इन्होंने यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए। जो ऑडिटर है एग्जामिन करना चाहिए जो भी काउंटर फोलियो है और उन्हें रिसिप्ट्स को देखना चाहिए कि उनकी अमाउंट सही हुई है, डेट सही हुई है। जो भी वाउच है कैश बुक के एग्जामिन करो बैंक से, और लाइट कैर को जो कैश और चेक्स हमें रिसीव वो डिपॉजिट होने चाहिए बैंक में और द सेम डे। टैली करो पेन स्लिप को कैश बुक से और पेटी कैश बुक, ताकि जो भी कंटेंट्स और डेट है वो सेटिस्फाइड हो और कोई टीमिंग लैंडिंग ना हो। डिफरेंस होना चाहिए रिसिप्ट और हमारी पेटी कैश बुक में और हमारे डिपॉजिटिंग बैंक में, जो रीजन का इन्वेस्टिगेट करा जाएगा। इंश्योर करो कोई स्प्लिटिंग ना हो हमारे चेक्स की, और जो भी चेक रिसीव हुआ है वो सीधा बैंक में डिपॉजिट करो और चेक करो पर्सनल अकाउंट से। कोई भी बैड डेट और डाउटफुल डेट्स है तो उन्हें भी इंश्योर करो कि उन्हें वो अप्रूव्ड रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर से है या नहीं है। जो भी अंडरटेक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी हमें चेक करने चाहिए। ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप इसे खुद रीड कर लेना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।